आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की समाजी, इक्तिसादी और माहौलियाती इश्यूज़ पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत के 76 इनलैंड वाटरवेज को ऑपरेशनलाइज करने के लिए 2027 तक का टारगेट रखा गया है। ये टारगेट दरअसल इनलैंड वाटरवेज को मुख्तलिफ इकोनॉमिक जोन के साथ क्लब करने के लिए है। मिसाल के तौर पर पीएम मित्र पार्क और मेगा फूड पार्क को हम ले सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि कार्गो के मूवमेंट को स्मूथ करना, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या क्रूज बेस्ड टूरिज्म को तरक्की देने में इन वाटरवेज का बड़ा रोल रहने वाला है। और इनके डेवलप करने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसी को समझने के लिए हमने इनवाइट किया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी से सोहेल रफत को, IIFT से प्रोफेसर राम सिंह को, और दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द स्टूडियो। तो आप भी अगर चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो सोहेल जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, हम इनलैंड वाटरवेज की बात कर रहे हैं। ये इनलैंड वाटरवेज आखिर है क्या, और 76 इनलैंड वाटरवेज को ऑपरेशनल करने के पीछे क्या मकसद है, क्या ज़रूरत पड़ गई? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी को 1986 में फॉर्म किया गया, जिसका काम था कि इनलैंड वाटर्स मींस रिवर्स और कैनाल्स में मूवमेंट, मतलब ट्रांसपोर्ट, कार्गो प्लस पैसेंजर, कार्गो और पैसेंजर मूवमेंट को इनेबल करने के लिए जी। तो 1986 में फिर हमारा पहला वाटरवे, नेशनल वाटरवे 1, जो गंगा, जो कलकत्ता से लेके हल्दिया से लेके हमारा प्रयागराज तक जाता है, उसको नेशनल वाटरवे नंबर 1 डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 1988 में फिर हम लोग ब्रह्मपुत्रा में बांग्लादेश बॉर्डर से लेके सदिया तक जो है उसको नेशनल वाटरवे नंबर 2 डिक्लेयर किया गया। तो फिर इसमें ज़्यादातर जो है कार्गो और पैसेंजर का मूवमेंट जो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि जितनी कोई इश्यूज़ हैं और ये सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन करके सेम ही प्लेटफॉर्म पे शिपिंग और नेविगेशन को ईजी करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन हुआ। जी जी। राम सिंह जी, आपसे प्रोफेसर साहब समझना चाहेंगे कि क्या मकसद है गवर्नमेंट का, किस मकसद के साथ 76 वाटरवेज को ऑपरेशनल किया जा रहा है? जी जी, आपका बड़ा मुफीद सवाल है, और पहले मैं थोड़ी सी भूमिका बना लूँ और फिर से सवाल आंसर करता हूँ। सर ने जैसा बताया, 1986 में इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट की स्थापना हुई। पहला वाटरवे जो कि प्रयागराज से लेके और हमारे हल्दिया तक का, उसके बाद ब्रह्मपुत्र दूसरा, फिर इसके बाद केरला में तीसरा, और ये जैसे एक कार्यक्रम चलता रहा 86, 88, फिर 2005-06 तक। इसको जो सही गति देने का कार्य है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने जी, उनकी सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि भारत को अपने इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा तेजी से इसका विकास करना है, और इसको फॉरेन ट्रेड में और इनलैंड ट्रेड दोनों के लिए किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट और लेवरेज के रूप में यूज करना है। सरकार ने एक ही बार में 105 नए वाटरवेज की प्रतिस्थापना का संकल्प लिया, और इस समय पूरे भारत में 111 इनलैंड वाटरवेज आइडेंटिफाई कर लिए गए। जल्दी में सरकार ने उसी निर्णय को परिलक्षित करते हुए आगे बढ़ाते हुए उसमें से 77 वाटरवेज को हमारे डिफरेंट जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, फूड पार्क है, या इस प्रकार के और जहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो सबसे जो एक कमजोर जो उसका कारक है वो मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश के अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है जहां हम उसका बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे कैबिनेट ने, हमारे नीति निर्धारताओं ने ये अभी विश्वास के साथ प्रण लिया है कि हम अपने टोटल जीडीपी में 25% शेयर मैन्युफैक्चरिंग से लाएंगे। आज की डेट में 17 से 18%, और उसमें लॉजिस्टिक को गतिशीलता देना एक महत्वपूर्ण कारक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो ये 77 जो ये 2014 में जो आइडेंटिफाई किए थे 111 प्रोजेक्ट्स, उसमें 77 प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है, ताकि उसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि वो आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनका सर्वे हो चुका है। अब उनमें उनकी डेप्थ, जिसमें कि मिनिमम जो डेप्थ डिसाइड करेगी 1.6 मीटर, ताकि जब शिप उसमें से मूव करेगा किसी भी वाटरवे से, स्वाभाविक है कि उसके लिए एक मिनिमम वाटरवे का फ्लो, वाटर फ्लो होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उसकी ब्रेड्थ कम से कम 40 मीटर की ब्रेड्थ। तीसरा, आइडेंटिफिकेशन की क्या उस पे ऊपर एक मिनिमम कार्गो लोड है, 300 डेडवेट टन का कार्गो लोड का आइडेंटिफिकेशन।
और इसके साथ साथ कम से कम वो जो वाटरवे है वो 50 किलोमीटर लंबा होना चाहिए और उनको फिर और नेटवर्क के साथ जोड़ना, कैनाल के साथ जोड़ना। जैसे कि केरला में हमने जो एक झीलों का जो क्षेत्र था, जो कोट्टयम, हमारा अलपुजा, ये सब स्टार्ट होता है, उसको हमने नहरों से जोड़ दिया और एक बहुत लंबा हमने वाटरवे तैयार कर दिया। और इसकी जो सबसे जो कारण है सरकार के पीछे, जो इसकी सरकार की भूमिका है, देखिए इनलैंड वाटरवे सबसे सस्ता है, बहुउपयोगी है, वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह से कार्बन फुटप्रिंट नहीं होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में आप कार्गो लोड को एक साथ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो सरकार का ये लक्ष्य है कि हम जब इस जो ऐसे, और हमने देखा है कि और देशों में उन्होंने इनलैंड वाटर जो ट्रांसपोर्ट है उसको एज ए मॉडल ट्रांसपोर्ट के रूप में, जो 5 मोड ट्रांसपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि यूएसए ने, जर्मनी ने, चाइना ने अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तेजी से यूज किया। और सरकार भी चाहती है कि हम भी उसी मार्ग पर चलते हुए हमारे देश के विकास की आर्थिक गति को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को गति देने के लिए, फॉरेन ट्रेड के विकास के लिए और विशेष रूप से जो लॉजिस्टिक का टाइम है उसको कम करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए, आगे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस जो है इस महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। जी, आपने मकसद बताया कि इस मकसद के साथ 76 जो वाटरवेज हैं उनको ऑपरेशनल किया जा रहा है और हम बात कर रहे हैं कि इंडिया ने टारगेट किया है 76 वाटरवेज को ऑपरेशनल किया जाएगा 2027 तक। जैसे कि अभी हमारे गेस्ट बता रहे हैं कि 111 जो हैं वो सेलेक्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से कि 76 जो हैं वो ऑपरेशनल किए जाने की बात की जा रही है। हमारे साथ 3 मेहमान इस समय मौजूद हैं जिनसे कि हम बात कर रहे हैं और इसके पीछे मकसद यही है कि एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, फ्यूल एफिशिएंट होता है ट्रांसपोर्ट मोड अगर हम कहें, और साथ ही लोअर कार्बन एमिशंस एंड इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि अभी प्रोफेसर राम सिंह ने बताया। साथ ही ये कंजेशन जो रोड और रेलवेज़ का है वो भी इससे कम होगा अगर जो 76 वाटरवेज हैं उनको ऑपरेशनल किया जाएगा। एक बार आपको फिर से बता दें कि हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी से सोहेल रफत, साथ ही IIFT से प्रोफेसर राम सिंह और हमारे साथ जुड़ गए हैं शिपिंग के माहिर मनु चौधरी जी। तो आपसे मनु चौधरी जी जानना चाहेंगे, आप शिपिंग के माहिर हैं, जो ये 76 वाटरवेज को ऑपरेशनल करने की बात सरकार कह रही है, टारगेट किया गया 2027 तक किया जाएगा, इसके पीछे आपको क्या मकसद दिखाई देता है? सबसे पहले नमस्कार दूरदर्शन के सभी दर्शकों को। अब भारत की नदियाँ अब सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं रही जी। अब ये 21वीं सदी में देश, हम लोग एक लॉजिस्टिक सुपर हाईवे बनने जा रहे हैं। नदी भी एक कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक सुपर हाईवे बनने जा रहा है और भारत सरकार का जो संकल्प है 500 मिलियन मेट्रिक टन तक इनलैंड वाटरवेज मैरीटाइम अमृतकाल मिशन में इसको अचीव करना 2047 तक, जो इस बार 2024 तक 147 मिलियन मेट्रिक टन हम लोगों ने अचीव किया इनलैंड वाटरवेज में। एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। जैसे कि राम सिंह सर बोल रहे थे कि 77 मोर इनलैंड वाटरवेज आए हैं। 2014 तक मात्र 5 इनलैंड वाटरवेज था, जो आज बढ़ के 111 इनलैंड वाटरवेज पे चल रहा है। मूलतः अगर हम बात करें कि ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न रीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें मैं 3 टर्मिनल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बात रखना चाहता हूँ, जो कि एक रिमार्केबल पोजीशन गैदर करने वाला है और कर रहा है जी। जैसे कि पांडु टर्मिनल, आसाम में जो एक पांडु टर्मिनल अभी आया है, वो एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी का रोल प्ले कर रहा है आने वाले दिन में, खास करके इंडिया बांग्लादेश इनलैंड वाटर IBP रूट पे। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का जो सबसे बड़ा उदाहरण है ये पांडु पोर्ट है, या वाराणसी में जो टर्मिनल आया है रामनगर के पास में, और इसके साथ साथ एक और टर्मिनल आया है जोगी घोपा। ये 3 टर्मिनल का मैं मुख्य रूप से ये बातें करना चाहता हूँ, जो कि इंडिया, बांग्लादेश और भूटान, इन 3 बॉर्डर्स को आने वाले दिन में एक बहुत बड़ा गति प्राप्त करेगा। और लॉजिस्टिक कॉस्ट जो भारत सरकार चाहती है कि, और इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट जो आज हम लोग 8 से 9% GDP के रेशियो में देखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इनलैंड वाटरवेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और कार्बन इमिशन के ऊपर में ग्रीन कॉरिडोर का जो तैयारी है, जो आज रेल या रोड के तरफ से
धीरे धीरे इनलैंड वाटरवेज की तरफ अगर हम लोगों को जाना है तो ये ग्रीन कॉरिडोर्स का कहीं ना कहीं निर्माण इनलैंड वाटरवेज आने वाले दिनों में एक बड़ा टारगेट अचीव करते हुए दिखेगा। जी बिल्कुल। सोहेल जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे 1986 में आपने कहा पहला वाटरवेज की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक का सफ़र हम आपसे समझना चाहेंगे कैसा रहा? 1986 में नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो कि प्रयागराज से शुरू होकर हल्दिया तक जाता है उसको डिक्लेयर किया गया। फिर 1988 में नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो बांग्लादेश बॉर्डर नियर धुबरी वहाँ से सदिया तक जाता है, 891 किलोमीटर टोटल लेंथ है उसकी, उसको डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 1993 में जो हमारा वेस्ट कोस्ट कैनाल है दैट सर ने अभी पॉइंट आउट किया कि वो लेक्स और ये सब बॉडीज़ को कनेक्ट करके जो डेवलप किया गया वेस्ट कोस्ट कैनाल, तो दैट वाज उसको हम NW3 के नाम से जानते हैं और वो 1993 में डिक्लेयर हुआ। उसके बाद 2008 में NW4 और NW5 NW4 जो है हमारा वो बकिंगम कैनाल और कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के कुछ पार्ट को कनेक्ट करता था। अभी वो एक्सटेंड होके आगे चला गया, उसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद NW5 जो सबसे प्राइमरीली इम्पोर्टेंट है जो कि उड़ीसा में आता है, ब्रह्मानी रिवर सिस्टम जो है, जो कि तालचेर की कोल फील्ड्स को कनेक्ट करता है पारादीप और धामरा से जी। उसके बाद ये फिर प्रोग्रेस हुई। फिर जब नई गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो उसके बाद ये हुआ कि हम अब इसको सबको कनेक्ट करते हैं और एडिशनल वाटरवे जो फिजिबल हैं उनको डिक्लेयर करें। तो 106 नए वाटरवे के लिए रूपरेखा तैयार की गई और 106 वाटरवे जो है पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किए, जो कि आपके 23 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी को कवर करते हैं जी, और सबकी सहमति से। और उसके बाद ये वाटरवे में हमने सारी फिजिबिलिटी स्टडी, DPR वगैरह जितना था बनाया। तो एडिक्वेट डेप्थ, क्योंकि हमारा टारगेट रहता, हमने क्लासीफाई किया हुआ वाटरवे को अलग अलग जोन्स में, अलग अलग क्लास में, बेस्ड ऑन द डेप्थ अवेलेबल जो है उनको अलग अलग क्लास में क्लासीफाई किया, जो कि क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक होती है। क्लास 1 में आपकी 100 टन की भार ढुलाई की क्षमता होती है और क्लास 7 में आपका 2000 टन से लेके 2000 टन का सिंगल बाज मूव हो सकता है, 3 मीटर की डेप्थ जो है वो अवेलेबल होती है। तो इसलिए अब हम जब सीक्वेंशियली, क्योंकि 106 वाटरवे डिक्लेयर हुए, फिर फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह और DPR वगैरह सब बनाई गई, तो अब हम उसमें अब आगे कार्य करना शुरू किए। तो अभी 76 वाटरवे में, क्योंकि 23 वाटरवे पहले भी हम ऑपरेशनल कर चुके थे एक फेज़ में, उसके बाद बाकी एडिशनल वाटरवे करके उसको 76 वाटरवे में बढ़ाने का अभी काम चल रहा है, जो कि 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि इंडिया में 76 वाटरवेज को ऑपरेशनल करने का टारगेट रखा गया है 2027 तक। लेकिन अगर हम क्रॉस कंट्री कंपैरिजन करें, प्रोफेसर राम सिंह, आप क्या कहेंगे, कहाँ खड़ा है इंडिया? देखिए, अगर 1986 से आज तक की जर्नी देखी जाए तो मैं कहूँगा अभी हमें बहुत ज़्यादा अचीव करना है जी। 2014 में जब ये सरकार ने नया निर्णय लिया, हमारा जो शेयर था, टोटल जो ट्रेड हमारा जो कंट्री के मूव होता था 0.2% शेयर था, केवल 2% शेयर, 0.2%। आज वो बढ़ के 2% पे पहुंच गया। तो अगले पिछले 11-12 सालों में अगर हम कहें तो हमने इसमें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें कंट्री जो हम जिनको अपना कंपटीटर मानते हैं, चाइना के साथ में, वहाँ पर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का शेयर जो है टोटल कार्गो ट्रेडेड में 15% है, जर्मनी में 12% है और USA में 14% है। दुनिया में सबसे वाइब्रेंट अगर कहीं देखा जाए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो नीदरलैंड का है, जहाँ पर उसका जो शेयर है टोटल कार्गो ट्रेडेड में वो 35% है। स्विट्जरलैंड, ये ऐसे यूरोप के सिटीज है जहाँ पर उन्होंने पूरी इकोनॉमी की जो अपनी कॉस्ट इफिशिएंसी हो उसमें वाटरवेज को, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। देखिए, जब रिवर्स को हम ड्रेज करते हैं तो हम वाटर फ्लो को एक निश्चित जगह पे ले आते हैं। अब हमें रोड नहीं बनाने पड़ते। अगर हम रोड बनाते हो तो हमें बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, फिर रोड बनाना पड़ेगा, फिर उस पर जो बाहर जाएगा उसमें कुछ कमियां हैं। जैसे उसमें केवल हम एक बार में मैक्सिमम 22 टन एक कंटेनर जाएगा या 26 टन 28 टन तक कार्गो ले जा सकते हैं। यहाँ पर अगर बार चलेगी तो एक बार में 100 बार अगर तो हम उसमें 100 कंटेनर, और एक कंटेनर में अगर 22 टन कार्गो होगा तो कितना ज़्यादा कार्गो एक ही बार में हम ले जा सकते हैं। तो इससे इफिशियंसी आती है। और अगर मैं कहूँ कि अगर भारत में टोटल टेपेबल जो इसके वाटरवेज है क्या, तो लगभग 20,000 किलोमीटर भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किया है। उसमें से ऐसा हमने अनुमान लगाया है, सर्वे हुआ है कि
14,500 किलोमीटर में हम लोग इसको ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, जिसमें हमने 5,000 को ऑलरेडी अचीव कर लिया है और 4,000 और हम अचीव करने जा रहे हैं। जो ये नए 76-77 जो वाटरवेज बनेंगे उसमें उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम अभी बहुत सारे क्षेत्रों में नॉन मैकेनाइज है, लेकिन हम उसमें मैकेनाइज ऑपरेशंस को किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि किसी भी ट्रेड में स्पीड और टाइम और कॉस्ट इफिशिएंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं देखूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अब देखिए, अब इसको अगर चाइना से कंपेयर करें, वहां 80,000 किलोमीटर है। कई बार हमारे देश में ये बहुत सारा डिस्कशन होता है कि भाई वहां स्टील इतना सस्ता क्यों और हमारे यहाँ महंगा क्यों। चाइना में सारी कोल की ढुलाई और आयरन ओर की ढुलाई जो है वो इनलैंड वाटरवेज से होती है, भारत में नहीं होती है। तो हमारे यहाँ अभी भी इसका जो स्केल है वो बड़ा लिमिटेड है। और कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्गो जैसे कोल हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, फूड ग्रेन हो गए, कुछ स्टील प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिसको वेस्ट मेटल और स्क्रैप के रूप में मैं अगर देखूं, और बहुत ही कम मात्रा में कंटेनराइज कार्गो। अगर हमें और ज़्यादा इसको गति देनी है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने, अगर आप यूएस को देखें अगर मैप को, तो उन्होंने अपने नॉर्थ जो अपना बॉर्डर है वहां से लेके साउथ बॉर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम कनाडा बॉर्डर के पास एक झील से लेके मिसिसिपी रिवर को गहरा करके, और जो पोर्ट नीचे लुसियाना स्टेट में उनका पड़ता है, पोर्ट ऑफ ह्यूस्टन, वहां तक उन्होंने अपनी नदी को गहरा करके इतना ब्यूटीफुल उन्होंने वाटरवेज बनाए और दोनों तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। तो इससे कंट्री का इंक्लूसिव डेवलपमेंट और बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि एक हमारे देश में एक ये भी समस्या है कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज कोस्टल एरिया में जाना चाहती है, लेकिन अगर हम इनलैंड वाटरवेज को गहरा कर लें तो जो डिसएडवांटेज होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रेट कॉस्ट, लॉजिस्टिक इनएफिशिएंसी, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं और कंट्री का इंक्लूसिव और बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से देखूं, अगर भारत को विश्व में आर्थिक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, अगर और कंट्री से कंपेयर करें, खास तौर से 4 कंट्री जिनके साथ हमारा कंपटीशन है, जर्मनी, यूएसए और चाइना, अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। किस प्रकार से, जैसे हमारे यहाँ जहाज का जो एवरेज जहाज का साइज है वो छोटा है, जो वाटरवेज की गहराई है वो कम है, लोड कैपेसिटी उसके ऊपर कम है, हमारे यहाँ रिवर सीजनल है क्योंकि मानसून की बारिश होती है, तो वो कई बार गर्मियों के दिनों में उसमें वाटर कम हो जाता है, तो उससे जो उस पर लोड बाहर ले जाने की जो उसकी क्षमता वो कम हो जाती है। इस प्रकार के इसके साथ साथ जैसा सर ने बताया, मनु चौधरी जी ने, कि हमने इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की एक प्रोटोकॉल साइन करी है बांग्लादेश के साथ और भूटान के साथ। क्या इसी प्रकार से हम और कंट्री के साथ, मैं यहाँ पर विशेष रूप से लाना चाहूँगा, सितवे पोर्ट भारत ने एक्वायर किया है, वहाँ पर रिवर पड़ती है और पलेतवा तक जो हमारा जो कालादान है, क्या हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि और भी कंट्री जिनके साथ हमारा बॉर्डर लगता है, नेपाल के साथ हमारी काली नदी है, फिर वो नीचे आके शारदा नदी के रूप में फ्लो करती है, हम क्या इसको नेपाल के साथ में यूज कर सकते हैं, या और मित्र राष्ट्रों के साथ हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में हमारी सरकार को, नीति निर्माताओं को और अभी विचार करके इसको आगे ले जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि बहुत कुछ किया गया, लेकिन बहुत और कुछ किया जाना बाकी है अभी। और मनु चौधरी जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप शिपिंग की माहिर हैं, और आपको क्या लगता है कितनी बड़ी ज़रूरत थी ये कदम उठाए जाने की कि जो 76 वाटरवेज को ऑपरेशनल किया जाने का टारगेट रखा गया है? देखिए, हम लोगों का बिजनेस के अंदर में हम लोग हमेशा एक बात बोलते हैं, व्यापार के अंदर रेफरेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम रोड और रेल नेटवर्क का कॉस्टिंग देखते हैं तो वो 2 से 3 रुपया के करीब पर किलोमीटर कॉस्टिंग आता है। इनलैंड वाटरवेज के पास आज के दिन में टारगेट है कि वो 1 रुपया प्रति किलोमीटर अगर हम लोग उसको लाए हैं, और उसकी कॉस्टिंग आ सकती है। और इनलैंड वाटरवेज सबसे बड़ा जो मूवमेंट होगा वो बल्क कार्गो और पेरिसेबल कार्गो के लिए। तो बल्क कार्गो के लिए एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट होगा, नॉट ओनली इन इंटरनेशनल बाउंड्री और डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर में। सरकार का जो ये कदम है 77 रूट्स पे आने का, ये बहुत बड़ा कदम है। और ये हम शिपिंग इंडस्ट्री में जो हमारी फ्रेटर्निटी के लोग हैं बहुत आगे चल के देख रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी रिसेंटली एक योजना लागू किया इसके अंदर में, आई थिंक जलवाहक स्कीम, जिसके तहत 35% रीइंबर्समेंट कॉस्ट फ्रेटर्निटी को दिया जा रहा है, या इंपोर्टर्स को, जो भी इस अल्टरनेटिव रूट को कवर कर रहे हैं और इससे अगर जा रहे हैं तो इससे एक बूस्टअप मिल रहा है इनलैंड वाटरवेज के मूवमेंट को लेके। बहुत सारे ट्रायल रन्स है, जो ट्रायल रन के थ्रू हमें लोगों के अंदर में अभी भी शंकाएं बहुत है कि क्या हमारी समय पे जो कार्गो मूवमेंट है वो जा सकती है कि नहीं। जैसे 2019 में वाराणसी रूट पे मार्क्स लाइन बोल के ग्रुप है, जिन्होंने 16-17 कंटेनर का एक लॉट केमिकल और एग्रो प्रोडक्ट्स को लेके
कलकत्ता हल्दिया पोर्ट से मूवमेंट किए वाराणसी के लिए। तो वो ये सारे रेफरेंस को स्टडी करके ट्रेड को एक बूस्टअप करने के लिए इनलैंड वाटरवेज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड के पास पहुंचने का, क्योंकि एक्टिविटी तो बहुत हो रही है। और पब्लिक पार्टनरशिप का एक प्रोजेक्ट होना, पीपी मॉडल्स पे इनलैंड वाटरवेज में डेवलपमेंट होना, मॉडर्न जहाज आना जो कि 2 से 3 मीटर ड्राफ्ट की जब हम बात कर रहे हैं, वो जहाज नेविगेशन के थ्रू जा सके इस वाटरवेज रूट पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें केवल ये सरकार का ही नहीं है, हम शिपिंग इंडस्ट्री के लोगों को भी आगे आना चाहिए इसके अंदर में। और पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे बहुत सारे टर्मिनल्स है जो अभी भी अंडर यूटिलाइज टर्मिनल है, जहाँ पे अनलोडिंग कैपेसिटीज़ को बढ़ाना, लोडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, टर्न अराउंड टाइम को बढ़ाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम रिवर में जाते हैं या सी पोर्ट पे जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप कितने घंटे में आप कार्गो को खाली करते हैं ट्रक से जहाज के ऊपर और जहाज से फिर ट्रक के ऊपर। तो ये जो टर्न अराउंड टाइम है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टर्मिनल को जितना अच्छा कैपेसिटी पे को बढ़ाए। जहाँ तक बात है, हम अभी भूटान के बारे में और म्यांमार जो सितवे पोर्ट के बारे में हमने अभी रिसेंट में स्टडी भी किया है। मुझे स्टडी का पार्ट रहने का सौभाग्य मिला, जिसमें कलकत्ता से सितवे पोर्ट का जो डेवलपमेंट है और पलेतवा का डेवलपमेंट है, इससे 3 राज्य का, नॉर्थ ईस्ट के जो 3 राज्य हैं, खास करके त्रिपुरा, आसाम और मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट का जो मूवमेंट है, ये कार्गो का मूवमेंट काफ़ी बेहतर होगा। और जो आज के दिन में आप देख रहे जियो पॉलिटिकल टेंशन है बांग्लादेश के साथ में, तो कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट रूट डेवलप होता है इंडिया से म्यांमार के लिए और फर्दर ईस्ट एशिया के लिए। तो भारत सरकार का लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो कारगर साबित होगा अगर ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स को अगर हम इस रूट पे सितवे के थ्रू अगर हम प्रोसेस करते हैं। और ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट की जो डेवलपमेंट है, ये कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के थ्रू कारगर साबित होता दिखता है। जी बिल्कुल। सुहेल जी, आपसे समझना चाहेंगे, अभी जिक्र किया मनु जी ने जलवाहक स्कीम का, वो क्या है, साथ ही मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 क्या है, और कौन से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं जो कि कहीं ना कहीं इस जो 76 वाटरवेज को ऑपरेशनल करना है, वो टारगेट है, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सर के एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा कि जैसे सर ने कहा कि हमें आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ को भी कनेक्ट करना चाहिए, तो उसमें IWI जो है अभी वर्किंग ऑन ए रीजनल कनेक्टिविटी ग्रिड, जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार सबको कनेक्ट करेगी। वी आर अभी उस पर काम चल रहा है, ऑलरेडी स्टडी हो रही है, तो वो भी बहुत जल्दी जो है उसका भी नतीजा सामने आएगा। और नेपाल से ट्रेड के लिए, नेपाल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड के लिए कालूघाट टर्मिनल जो है उसका निर्माण किया गया है, जो ऑलरेडी काम जो है वो पूरा हो चुका है। उसके अलावा मैं एक चीज़ सर को भी बताना चाहूँगा कि मैकेनाइजेशन, जैसे अभी मनु सर ने बात की कि मैकेनाइजेशन और टर्न अराउंड टाइम वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखे हुए हैं। और जो हमारे टर्मिनल हैं, चाहे वो वाराणसी टर्मिनल है, साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल है, हल्दिया है, पांडु है, जोगी गोपा है, तो ये सब टोटली मैकेनाइज्ड हैं और हर तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि जो भी हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना और ये सब टर्न अराउंड टाइम कम करना, इसके लिए हम उसी दिशा में जो है ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है MIV, तो MIV मैरीटाइम इंडिया विजन जो है, तो मैरीटाइम इंडिया विजन में जो थे कुछ टारगेट जो थे सेट किए गए थे, जो सारे डिपार्टमेंट्स, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी कुछ टारगेट्स मिले थे। तो टारगेट हमें, जैसे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में हमें 26 वाटरवे ऑपरेशनलाइज करने के लिए टारगेट मिले थे, जो 2030 तक हमें करने थे, लेकिन हम 2030 तक जो है 76 वाटरवे ऑपरेशनलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं और 76 वाटरवे जल्दी ही वो हो जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी जो हम बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में IWI में काम कर रहे हैं, उसमें एक नेशनल वाटरवे 5 का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि तालचेर कोल फील्ड से क्या हो रहा है कि रेल और रोड का कंजेशन है, जिसकी वजह से कोयला पूरी तरीके से इवैक्यूएट नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट जो है बना रहे हैं, DPR बन रही है अभी ऑलरेडी। उस DPR में फिर हम, क्योंकि सर ने जैसे अभी पॉइंट किया कि हमारे रिवर्स जो हैं सीजनल हैं और डेप्थ की कमी हो जाती है जब हम समर सीज़न से की तरफ आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए NW5 में हम 11 वियर और बैराजेस, ताकि पानी साल भर अवेलेबल रहे
और 11 वियर्स बनेंगे और कुछ ब्रिजेस जो हैं वो मॉडिफाई होंगे ताकि वो क्लास 7 की माल ढुलाई, मतलब 2000 टन मिनिमम माल ढुलाई के लिए उस वाटरवे को तैयार किया जा रहा है। इसकी दिशा में भी कार्य चल रहा है। डीपीआर भी ऑलरेडी बन रही है, जो डीपीआर अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। बहुत बेसिक स्टडीज़ हम लोग कर चुके हैं, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, और फिर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं तो स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन जो है, रूटीन कंसल्टेशन हम लोगों का चलता है। हमारे चेयरमैन साहब भी रूटीन कंसल्टेशन खुद वो खुद अटेंड करते हैं और हर चीज़ों को मिनिमल सब चीज़ों पे निगाह रखी जाती है कि कौन सी चीज़ कौन सा चेंज करने में हमें ज़रूरत है। जी बिल्कुल, तो क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, ये भी हमें सोहेल जी ने बताया। प्रोफेसर राम सिंह जी, हम बात कर रहे हैं ये 76 वाटरवेज़ की, क्या क्या बेनिफिट्स इससे होने वाले हैं, न सिर्फ कार्गो में बल्कि टूरिज्म पर भी इसका असर पड़ेगा और किस तरह से इकॉनमी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपसे समझना चाहते हैं। हाँ जी, देखिए, स्वाभाविक रूप से जब ये वाटरवेज चलेंगे इसका टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो हमें थोड़ी चॉइसेस डेवलप करनी पड़ेंगी। टूरिस्ट जब जाता है तो वो कुछ इवेंट्स भी करना चाहता है और कुछ नयापन, एडवेंचर भी उसमें एक्सप्लोर करता है। तो एक क्रूज सर्विस चालू की जा सकती है, लेकिन साथ साथ क्रूज सर्विस के हम लोग रो वेसल, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कुछ लोग भारत भ्रमण पर जाते हैं, उनके पास अपनी कार होती है जी। लेकिन वो कुछ बीच में पार्ट्स, अगर रिवर का पार्ट आ रहा है या इंटर कंट्री या इंटर रीजनल हो सकता है या इंटर स्टेट भी हो सकता है, उसको वो सी के द्वारा भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैं इसमें एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँ, हालांकि वो एक समुद्री जलमार्ग है। जल्दी में हमने मुंद्रा पोर्ट को और ये सूरत के में एक टर्मिनल, रो टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, मैं कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल लूँ, जैसे अब कार्गो लोड होता है किसी फैक्ट्री में यूके में, और वहाँ से वो पोर्ट ऑफ फ्लेक्सिस्टोवे या पोर्ट ऑफ ईस्ट लंदन आता है और वहाँ पर एक बार्ज खड़ी होती है जिसके ऊपर पूरा ट्रक लोड ही चढ़ा दिया जाता है। उसके ऊपर 28 टन 30 टन कार्गो है। फिर वो वहाँ से फ्रांस के लाहौरवे पोर्ट पे आता है और वहाँ वो ट्रक ऊपर से चला के ही नीचे उतार दिया जाता है। तो जो कार्गो लोडिंग अनलोडिंग, मेरा मतलब लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम इनलैंड वाटरवे की बात करते हैं। और इसी प्रकार से जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म में क्या है, उसके साथ साथ हम लोग जैसे रिजॉर्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, कुछ इकोलॉजिकल पार्क्स हैं उनकी कनेक्टिविटी साथ में दे सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर फेयर जो है, अब जैसे कि मनु जी तो बहुत इस क्षेत्र में इन्वॉल्व रहे हैं, सुंदरवन। अब सुंदरवन की ब्यूटी कौन नहीं जानता, उसमें एक वाटरवे डेवलप किया जा रहा है जिसमें हम इको टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, पैसेंजर को भी ला सकते हैं और कार्गो, उसमें अपने कार्गो को भी शामिल कर सकते हैं। जी जी, तो बता रहे हैं कि किस तरह से टूरिज्म पर भी इसका असर पड़ेगा और उसको भी डेवलप किया जा सकता है और उसको भी प्रमोट किया जा सकता है वाटरवेज के ज़रिए। जी प्रोफेसर राम सिंह जी। हाँ जी, तो जैसे इको टूरिज्म हम उसमें डेवलप कर सकते हैं, तो इस प्रकार से संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया, जो हमारा नेशनल वाटरवे 3 है वो एक टूरिज्म बेल्ट में है। जी। एलएपी बहुत बड़ा टूरिज्म सेंटर है, जो आपका फिर कोट्टयम है बहुत बड़ा टूरिज्म सेंटर है, फिर एर्नाकुलम है, फिर कोचीन है और कोल्लम तक अगर हम देखें नीचे तक, सारे ये पूरे जो भारत के सबसे ज़्यादा टूरिज्म केरला में होता है। तो उसमें हम जो बैक वाटर्स हैं उनको किस तरीके से कनेक्ट करके उसको टूरिज्म में बढ़ा सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन है विद इन इकोनॉमी वो बहुत ज़्यादा होगा। जी। इसमें विशेष रूप से मैं चाहूँगा कि ये केवल भारत तक ही लिमिटेड ना हो। जैसे कि अब हमने स्टार्ट कर लिया अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे सुंदर राज्य लेकिन लीस्ट एक्सप्लोर्ड। अगर हम ऐसी बार्ज स्टार्ट करें कि जो अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट हो और नीचे चिट्टागांव तक जाए या नीचे मोंगला पोर्ट तक जाए, इस प्रकार का अगर हम नेटवर्क बना सकते हैं, कार्गो के साथ साथ पैसेंजर को भी लेके आए या इंटरकनेक्टिविटी नेपाल के साथ भी कर सकें, भूटान के साथ भी कर सकें, तो मेरे हिसाब से अगर हम इस दिशा में बढ़ेंगे तो इससे टूरिज्म सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल, तो टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा जब ये क्षेत्र वाटरवेज को ऑपरेशनल किया जाएगा। मनु जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के लिए भी इसमें फ़ंड रखे गए हैं। टर्मिनल्स की बात करें, कुछ फ्लोटिंग टर्मिनल्स, कुछ परमानेंट टर्मिनल्स, कुछ रिपेयर, शिप रिपेयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत आप कितना समझते हैं? नहीं, देखिए, होलिस्टिक अप्रोच है। जब हम लोग इनलैंड वाटरवेज पे बात करते हैं तो उसमें जो चाहे टर्मिनल का मेकेनाइजेशन हो, चाहे शिप जो है वो शिप को कई बार हम लोगों को, चूँकि इंडियन वाटरवेज के अथॉरिटी से आए हुए हैं,
तो हमारा ये बोलना है कि जैसे पेट्रोल है, मोबाइल पेट्रोल जहाज भी होना चाहिए, कोई भी जहाज को अगर पेट्रोल की ज़रूरत है, क्रूड ऑयल की ज़रूरत है, तो देयर शुड बी लाइसेंस गिवन टू ये सारे जो शिपिंग में हैं, जो पेट्रोल कैरी कर सकते हैं, क्रूड ऑयल कैरी कर सकते हैं, कहीं भी जहाज में ले जा सकते हैं। इसकी भी लाइसेंस बहुत कम है। इसके अलावा जब हम लोग टूरिज़्म पे थोड़ा सा बात कर रहे थे, तो मैं हाल ही में गोवा में था, देयर वाज वहाँ मीटिंग चल रही थी भूटान गवर्नमेंट के साथ में, जहाँ वो लोग गेलीफू सिटी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं जी। और बहुत माइंडफुल सिटी, राजा का, वहाँ के जो किंग है उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट है विच इज़ इन प्रोसेस। तो जोगी गोपा जब हम लोग टर्मिनल डेवलप करते हैं वो अराउंड 30 to 50 किलोमीटर के डिफरेंस पे गेलीफू वहाँ पड़ता है, एंड इट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी, हम सब के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होगा अगर हम लोग उस को एक्सप्लोर करें, पहले रिवर रोड पैन 30-40 किलोमीटर्स बाई रोड, सो इट एक बड़ा वंडरफुल डेस्टिनेशन टूरिज्म की तरफ में डेवलप होगा। तो कहते हैं कि जहाँ पानी बहता है वहाँ सिर्फ नदी नहीं, व्यापार, रोजगार और भविष्य, ये सारे चीज़ एक साथ बहता है, और सबका होलिस्टिक अप्रोच जो डेवलपमेंट का अप्रोच है वो होने से आगे चल के बेहतर एक रोजगार का सृजन होगा। जी बिल्कुल। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमारे गेस्ट बता रहे हैं जब 76 वाटरवेज ऑपरेशनल होंगे। लेकिन सोहेल जी, ये काम इतना आसान नहीं है, तमाम तरह की चैलेंजेस आपके सामने हैं। किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं या आ सकते हैं? अभी मेनली जो चैलेंज आ रहा है वो सीजनल फ्लो जो है ना वाटर डेप्थ का, लेकिन इसको भी इनकाउंटर, जैसे मैंने अभी आपको NW5 प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि वियर बैराजेस बना के हम पानी इम्पाउंड करके फिर देन वी विल इंश्योर के साल भर जो है वो डेप्थ जो है वो अवेलेबल रहे। तो जो जैसे जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं तो हम उसका सोल्यूशन वी आर फाइंडिंग आउट। टूरिज़्म के लिए भी हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में झेलम रिवर है श्रीनगर के बीच में, उसी को ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं अभी ऑलरेडी, और उसका भी बहुत सारा काम जो है पूरा कर लिया गया है। और ये श्रीनगर झेलम रिवर जो है वो श्रीनगर सिटी से पास होते हुए वूलर लेक तक जाएगी, जिसको आगे भी एक्सटेंड करने का भी प्रस्ताव जो है वो है, जिसको ऑलरेडी वर्क किया जा रहा है। और उसके हिसाब से टूरिज़्म में जहाँ भी अगर कोई चीज़ हो रही, जैसे गंगा विलास वेसल था वो प्राइवेट ऑपरेटर, तो उसको फैसिलिटेट किया IWI ने, और वो 51 दिन का उसने अपना सफ़र तय किया, जो कि आपका वाराणसी से स्टार्ट हुआ और डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश होके अलग अलग स्टेट से यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड देन आपका बांग्लादेश, फिर असम में आके 51 दिन में उसने अपनी जर्नी पूरी की, जिसको IWI ने फैसिलिटेट किया। और क्योंकि सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर और सफिशिएंट चीज़ें मौजूद थी, तो वो सफ़र जो है बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम से के पूरा कर लिया गया। जी बिल्कुल। प्रोफेसर राम सिंह, जैसे कि मनु जी कह रहे हैं कि एक होलिस्टिक अप्रोच है, ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो ग्रीन ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया जा रहा है, सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये ऑपरेशनल किया जा रहा है 76 वाटरवेज को। आपको किस तरह के चैलेंजेस दिखाई देते हैं? देखिए, इसमें चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है पहले मैं वो डिस्कस कर लूँ। जैसा सर कहे थे, मेरे हिसाब से इसमें हमारे लिए जो बहुत जल्दी से हम टैप कर सकते हैं वो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का इंटीग्रेशन। जब कोई भी लॉजिस्टिक का मूवमेंट होगा वो कभी साइलो में नहीं होता है। हमारे पास 4 मोड है, रेल के साथ, रेल के साथ, एयर के साथ और पोर्ट के साथ। अगर हम मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, और मैं अपने दर्शकों को कुछ एग्जांपल से अगर समझाना चाहूँ कि किस प्रकार से मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन किया जा सकता है। भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन जो होता है वो गुजरात में होता है, और देखा जाए तो हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ इतना सीमेंट का प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन कंजम्पशन है। तो हम यहाँ से अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक, अगर वो सीमेंट जाता है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, अगर 500 रुपये का बोरा है, जब तक वो मणिपुर पहुंचेगा वो 750 का हो जाएगा। तो इससे हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है। तो हम ऐसे सीमेंट वेसल बनाएं, सीमेंट बनाएं वहाँ पे, उसको हम पहले कोस्टल ट्रांसपोर्ट करते हुए ले जाएं सितवे पोर्ट, फिर वहाँ से किसी छोटी बार्ज में लोड कर दें और वहाँ पलेतवा ले जाएं, सर जैसे बता रहे थे, और फिर आगे ट्रक के द्वारा हम उसको, जो बाकी की डिस्टेंस बची है 70 किलोमीटर की, हम उसको मिजोरम तक पहुँचा सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में मैं पहले देखना चाहूँगा। दूसरा, इसमें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, जैसा कि हमारा इंडिया बांग्लादेश है, मैं कहूँगा इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इन पर भी हमें और ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। तीसरा, इनलैंड क्रूज, क्योंकि टूरिज्म की बात हुई है तो क्रूज को डेवलप करना। और जो इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ, मेक इन इंडिया वेसल। भारत सरकार ने 2021 में इनलैंड वेसल एक्ट पास किया। पर्पज बड़ा साफ था ताकि इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। कमर्शियल शिपिंग, जैसे हमारे यहाँ मर्चेंट शिपिंग एक्ट होता है, उसी प्रकार से ये एक्ट लोगों को
एक नई दिशा और उनको एक नई डायरेक्शन दे ताकि वो इसमें इन्वेस्ट करें और नए नए शिप्स आएँ और वैरायटी ऑफ शिप्स हैं, केवल कार्गो लोड के शिप नहीं, क्रूज के भी हों, रो के भी हों, सर ने पेट्रोल पंप का जिक्र किया उसके भी हों, मैं तो कहूँगा पुलिसिंग के हों, मॉनिटरिंग के हों, कंप्लायंस के हों, हजार्डस के हों, ड्रेजर्स हों और ड्रेजर्स के साथ साथ जो पायलट के हों, डनेज के वेसल्स हों, इस प्रकार का पूरा इकोसिस्टम फॉस्टर करने की जरूरत है। मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के, लेकिन जैसा आपने कहा चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियां हैं क्लाइमेट चेंज। अगर मॉनसून से जैसे रेन प्रभावित हो रही है और वाटरवे, हालांकि सर ने बहुत अच्छा बताया कि उसके लिए सस्टेनेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट के सारे प्रयास किए जा रहे हैं, पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि वाटर की कुछ एक लिमिटेशंस है। गंगा, अब जब बारिश होगी एक बांध में पानी लिमिट किया जाएगा, हम उसको पहले इरिगेशन में यूज करना चाहेंगे, स्वाभाविक रूप से है। तो देश की प्रायोरिटी कन्फ्लिक्टिंग है। क्लाइमेट चेंज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे इनलैंड वाटरवे को ये हमें एक चुनौती देती है। जैसे चंबल और हमने इसको जोड़ने का भी जो प्रोजेक्ट चलाया है 2 रिवर्स को, वो एक तरीके से देखा जाए तो उसमें अपॉर्चुनिटीज भी है लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है, बहुत बड़े चैलेंजेस है उसमें। फिर इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट एंड पोल्यूशन। देखिए, अगर हम उसको रोड से शिफ्ट करेंगे स्वाभाविक रूप से पोल्यूशन कम होगा, लेकिन उसके मानदंड निश्चित किए जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो दुनिया की डर्टी फ्लीट है वो हमारी कंट्री में आ जाए और वो ऐसे वेसल चलने लगे जिससे कि पोल्यूशन जो कि जिसको हम डीसल्फराइजेशन की बात कर रहे हैं और फिर हम सल्फराइजेशन हो जाए। और तीसरा मैं कहूँगा पॉलिसी एंड इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। देखिए, भारत में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अभी भी राज्यों के बीच में उतनी स्मूथनेस नहीं है। जब बार्जेज पास होंगे, पुलिस का कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा। हमारे यहाँ देखिए रोड पे जाते किस प्रकार चेकिंग के नाम पे रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं ट्रकों से कैसे वसूली की जाती है, क्या वैसी यहाँ पर दुविधाएं तो नहीं हमारे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को देखनी पड़ेंगी। और इसमें क्राइम का, नारकोटिक्स का, ट्रैफिकिंग का, उसकी कंप्लायंस, अगर एक पक्ष देखा जाए तो दूसरा पक्ष भी देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसकी भी जरूरत है। और मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जरूरत है कि हमें कंपटीशन कराना चाहिए चारों मोड्स में। लेट द मोड्स डिसाइड व्हाट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द यूजर्स, और यूजर्स डिसाइड करें कि मैं कौन सा यूज कर, और चारों में कंपटीशन, जब कंपटीशन होगा तो उसमें अपने आप ही मितव्यता आएगी और उस जो कंपटीटिवनेस को बढ़ाएगा। और मैं पांचवा कहूँगा सिक्योरिटी एंड स्मगलिंग थ्रेट हमेशा रहते हैं भारत जैसे देश में, इनकी क्योंकि हमारा बड़ा हॉस्टाइल नेबर है, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो हमें इस बारे में बड़ा सतर्क रहना होगा। और लेकिन अगर हम इन चीज़ों पे, और ऐसा नहीं, हमारा बड़ा समृद्ध व्यवस्था है हमारे देश की, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी इसकी स्ट्रेंथ है, हम इन ओवरकम को अगर चैलेंज कर लेते हैं तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने में, सोशल इंक्लूसिवनेस को बढ़ाने में, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का करने में, रोजगार का रोजगार का सृजन करने में, और इसके साथ साथ जनता जनार्दन, जब मैंने कहा कि अगर कोई बाहर जाएगी, अगर साथ में कोई टी स्टॉल खुल जाएगा, वो भी 10 मिनट रुक के चाय पियेंगे और जिससे पैसे का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा विद इन इकोनॉमी, पैसा रिच से पुअर के हाथ में जाएगा। और यही किसी वेलफेयर स्टेट के मेन ऑब्जेक्टिव है। सरकार का पूरा ध्यान जनता जनार्दन का विकास है और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं निरंतर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मनु चौधरी जी, आपको किस तरह के चैलेंजेस दिखाई देते हैं? प्रोफेसर राम सिंह ने तमाम बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, उनको ओवरकम किया जाना चाहिए। तो आपको क्या चैलेंजेस दिखाई देते हैं? बीइंग शिपिंग फैटर्निटी के पार्ट होने के वजह से सबसे पहला जो चैलेंजेस, आज हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमें ये पता होता है कि भाई कितने तारीख को, कितने बजे, कितना समय, कौन सी जहाज़ शुरू होगी। इसका एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन अभी भी कहीं ना कहीं लैंड वाटरवेज में थोड़ा कंपेयर टू अदर मीडियम कमी है। इस पे हम लोग अगर थोड़ा वर्कआउट करें, इसका कोई पोर्टल होना चाहिए जहाँ कौन सी जहाज कितने किलोमीटर और कब कहाँ से चल रही है, इसका एक अनुमान, और कितने घंटे में वो पहुँचेगी, अराइवल डिस्पैच, ताकि एक प्लानिंग किया जा सके। ये एक बड़ा चैलेंज है। और दूसरा नेविगेशन, डिजिटल नेविगेशंस का पार्ट अभी भी उस पर थोड़ा सा वर्किंग बाकी है, डिजिटल नेविगेशन इसके ऊपर में। और तीसरा है कि पब्लिक पीपीपी मॉडल्स पे लोगों को आना, मतलब मोर एंड मोर वेसल्स शुड कम। जैसे सर बोल रहे थे, राम सिंह सर, कि अच्छी क्वालिटी की जहाज़ जब आएगी तो वो अच्छा चलेगी। अभी भी जहाज़ इंडिया के अंदर में जो वेसल्स अवेलेबल है, चाहे जो भी जेटी हो रहा है उसका जो ड्राफ्ट लेवल जो चाहिए और वाटर लेवल का कहीं ना कहीं कई जगह पे जहाज़ जो सेकेंड हैंड जहाज़ भी चल रही है। तो इस तरह की चीज़ों पर वर्किंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा लैक ऑफ अवेयरनेस, अभी भी जो फ्रेटर्निटी में के पास अवेयरनेस की कमी है, थोड़ा इनलैंड वाटरवेज को अवेयरनेस क्रिएट करना। और कहीं ना कहीं ये जो आपका कार्यक्रम है उसका एक हिस्सा है, तो वो जैसे ही अवेयरनेस क्रिएट होगा, एडॉप्शन बढ़ेगा,
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चैलेंजेस है, इन सभी चैलेंजेस को लेके अपॉर्चुनिटी बहुत है। और जहाँ हम लोग होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा माध्यम जो ग्रीन कॉरिडोर माध्यम के रूप में काम करेगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट कहीं ना कहीं गिरेगा। तो दाम जब किसी चीज़ का लॉजिस्टिक प्राइस जब किसी चीज़ की गिरेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल्स कहीं ना कहीं होगा। ये ओवरऑल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है और वेलकम स्टेप है। अभी शुरुआती दौर पे हम लोग हैं और आगे चल के इसको और बेहतर रूप में देखेंगे। बिल्कुल। सोहेल जी, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे। प्रोफेसर राम सिंह ने, मनु चौधरी जी ने तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस गिनवाए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्या वे फॉरवर्ड है, आप क्या कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे? जैसे प्रोफेसर सर ने गिनाया अभी कि पोल्यूशन एक चैलेंज है, तो पोल्यूशन को हमने एड्रेस किया है आईवी एक्ट में कि वेसल किस तरीके से होगा, इट विल बी लेस पोल्यूटिंग, और कौन कौन से कन्वेंशन ये फॉलो करेगा। तो पोल्यूशन इज़ टेकन केयर ऑफ ऑलरेडी। और फिर जो सर ने बात कही इंटरस्टेट कनेक्टिविटी की, तो अभी पहले आईवी एक्ट जो 1917 थी उसमें ये प्रोविज़न नहीं था, लेकिन अभी प्रोविज़न है कि आप वेसल किसी भी स्टेट में रजिस्टर करके कहीं भी चला सकते हैं जी। तो अभी वो भी चैलेंज जो है वो बचा नहीं है, वो भी ऑलरेडी इट इज़ ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। अच्छा, फिर अभी हमारे मनु सर का कहना है कि डिजिटल नेविगेशन और डिजिटल नेविगेशन और शिपिंग के, मतलब अगर उनकी कोई शिप जा रही है तो उसमें कितना आने जाने का टाइम और कहाँ पे है वो देखना चाहेंगे वो। तो ऑलरेडी हमारा एक ऐप हमने डेवलप कर लिया है पानी के नाम से, जो कि ऑलरेडी उसका लिंक हमारे वेबसाइट पे है, जिसमें आपको जितने हमारे वाटरवेज़ हैं उसमें आपको उसका बैथीमेट्री और उसमें रूट, कौन सा रूट आपको चार्टर करना है, आप अपने वेसल और मोबाइल ऐप से लॉगिन करिए अपने वेसल पे और अपनी लोकेशन जो है आप रियल टाइम में देख सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस तरीके का कहाँ पे हैं, कितना टाइम आपको लगेगा पहुँचने के लिए। तो ये सब चीज़ें इनिशिएटिव ऑलरेडी IWI ले चुका है और IWI और भी आने वाले जो भी चैलेंजेस होंगे उनको एड्रेस करने के लिए हम लोग कार्य पे लगे हैं। जी बिल्कुल। सोहेल जी, प्रोफेसर राम सिंह, मनु चौधरी जी, आपने वक्त निकाला और इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे तीनों मेहमान मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि भारत में 76 वाटरवेज को ऑपरेशनलाइज करने के लिए 2027 तक का टारगेट रखा गया है। उसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह की चैलेंजेस हैं, उस पर हमने बातचीत की। और हमारी आज की पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।